नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के बारे में, जिसके जरिए हमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी समझने का मौका मिलता है और थोड़ा कुछ आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है प्रभु जाति के कॉन्सेप्ट से, जिसे दिया था एम.एन. श्रीनिवासन ने। सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा किसने विकसित की थी? आंसर करेक्ट हो जाएगा 3, एम.एन. श्रीनिवासन। ये तीनों ही नहीं होंगे। ऑप्शन सी में क्या बोला जा रहा है एक बार देख लेते हैं। श्रीनिवासन का मत है कि प्रभु जाति से तात्पर्य वह जाति जो उस गांव या समुदाय में संख्या की दृष्टि से अधिक हो, अर्थात प्रभु जाति का तात्पर्य यह है ऐसी जाति जिसका उस क्षेत्र में, उस समुदाय में, उस मोहल्ले में काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व हो। और वो तब होगा जब उनमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पाई जाएंगी। पहली चीज़ क्या है कि संख्या की दृष्टि में वो अधिक हों, साथ ही साथ कृषि के योग्य जो भूमि है उसका काफ़ी ज़्यादा बड़े भाग पर उनका अधिकार हो, स्वामित्व हो, साथ ही साथ उनके पास आर्थिक राजनीतिक शक्ति हो। मतलब धन भी उनके पास हो, राजनीति में भी उनको अच्छा खासा स्थान प्राप्त हो, जिसके ज़रिए वो अपनी बातें मनवा सकें या अपना प्रभुत्व उस क्षेत्र में, उस राज्य में, उस जगह पे दिखा सकें। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उन्हें जातीय संस्तरण में उच्च स्थान प्राप्त हो। तो जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, पैसे होंगे, पावर यानी कि राजनीतिक शक्ति होगी, साथ ही साथ समाज में उनकी जो जातीय संस्तरण है उसमें भी स्थान उच्च होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका उस एरिया में, उस जाति में, उस जगह पे, उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहेगा। और इसी प्रभाव के कारण उन्हें प्रभु जाति अथवा प्रभु जाति की संज्ञा दी जाती है। और इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? एम.एन. श्रीनिवासन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिसमें उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो इसका आंसर होगा क्षैतिज गतिशीलता। लंबवत गतिशीलता का तात्पर्य ऐसा होता है कि लंबवत में आप इस क्षेत्र में, इस परिस्थिति में हो और आपने अपने प्रयासों और अपनी मेहनत के द्वारा ये स्थिति प्राप्त कर ली है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर एक बैंक कर्मचारी है या क्लर्क है, उससे वो मैनेजर की पोस्ट पे या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर बन रहा है, तो वो उसकी लंबवत गतिशीलता होगी, क्योंकि उसने अभी जो उसका रिसेंट स्टेटस है उससे हाई स्टेटस को प्राप्त कर लिया है। जबकि क्षैतिज गतिशीलता ये होती है कि आप यहाँ पे भी इसी पोस्ट पे थे और आपने जब जगह बदली तो भी आप वहीं पे हो। एक मजदूर है, वो इस फैक्ट्री में काम करे चाहे इस फैक्ट्री में काम करे, अगर वो लेबर का ही वर्क कर रहा है तो उसके श्रम में बस जगह बदली है, उसकी परिस्थिति या उसकी स्टेटस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो जब उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे कौन सी गतिशीलता कहेंगे? क्षैतिज। बट अगर कहीं पे परिवर्तन होता है, फॉर एग्जाम्पल प्यून से टीचर या कोई और हायर स्टेटस वाली पोस्ट पाना, तो वो आपकी लंबवत गतिशीलता में आएगी। क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता में एक व्यक्ति समान सामाजिक स्तर के समूहों या पदों में गमन करता है। वही जो हमने एग्जाम्पल से बात करी, चाहे अगर आप इस स्कूल में एक टीचर हो, चाहे आप इस स्कूल में एक टीचर हो, अगर आप टीचर ही हो तो आपकी क्षैतिज गतिशीलता है। क्लर्क इस बैंक में हो चाहे इस बैंक में हो, आप क्लर्क ही हो। बट आपके पोस्ट अगर हायर रैंक के पोस्ट पे जा रहे हैं तो फिर आपकी लंबवत गतिशीलता होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? संघर्ष में निरंतरता होती है, या प्रत्यक्ष व्यक्तिक संपर्क होते हैं, या सामाजिक मूल्यों का हनन होता है, या अस्थिरता होती है। इन चारों में से हमें क्या बताना है कि विशेषता नहीं है। इसका आसान तरीका है कि जो 3 चीज़ें होती हैं उनको आप पहले अलग कर लो, जो नहीं होती हैं वो आपका आंसर हो जाएगा। संघर्ष की विशेषता होती है प्रत्यक्ष व्यक्तिक संपर्क। 2 पर्सन हैं, इन दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है या संघर्ष हो रहा है या कोई बीच में इनके कॉन्फ्लिक्ट है, तो 2 पर्सन प्रत्यक्ष संपर्क में है तभी तो हो रहा है। अब ये कहीं और बैठा है, ये कहीं और बैठा है, इन दोनों में आपस में कोई तालमेल नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, तो फिर संघर्ष ही नहीं होगा। हमें डांटने का हक भी वही रखता है जो हमें प्यार करता है। तो संघर्ष के लिए भी आपस में संपर्क होना आवश्यक है। दूसरी चीज़ क्या है कि सामाजिक मूल्यों का हनन। सही बात है, जब भी संघर्ष होगा तो सामाजिक मूल्यों का हनन होगा, क्योंकि समायोजन, सहयोग, सौहार्द, प्रेम ये विशेषताएं होती हैं सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने में। पर जब आपस में लोग लड़ेंगे या वहाँ पे संघर्ष की स्थिति होगी, कॉन्फ्लिक्ट पाया जाएगा, तो सामाजिक मूल्यों का हनन होना जाहिर सी बात है, देखा जाएगा। फोर्थ चीज़ है अस्थिरता। ये भी है संघर्ष की ही विशेषता। क्यों? क्योंकि जब आपस में संघर्ष होंगे तो
समाज का माहौल, लोगों के बीच का संबंध, वो सब कुछ अस्थिर हो जाएगा। बट अगर आप ऑप्शन 1 देखो निरंतरता, तो ये संघर्ष की विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि संघर्ष लगातार होने वाली प्रक्रिया नहीं है, अनिरंतर प्रक्रिया है। कुछ टाइम हुआ संघर्ष, फिर शांत हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल युद्ध वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे सीज़फायर होते हैं, कुछ टाइम के लिए रोकते हैं, युद्ध विराम होते हैं। संघर्ष एक अनिरंतर प्रक्रिया है। यहाँ पे देख सकते हो आप संघर्ष की विशेषताएँ लिखी हैं। चेतन प्रक्रिया यानी दोनों व्यक्ति कॉन्शियस होते हैं कि वो एक-दूसरे के बारे में या एक-दूसरे के व्यवहारों से या किस चीज़ से चिढ़े हुए हैं या किस वजह से उनके बीच में संघर्ष हो रहे हैं। प्लस वैयक्तिक प्रक्रिया है, अनिरंतर प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया अर्थात हर तरह की सोसाइटी में आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि समाज में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम भाव ही देखने को मिलता है, सहयोग समायोजन ही होता है, नहीं, संघर्ष भी देखने को मिलते हैं। तो हर तरह के समाज में संघर्ष पाया जाता है। कहते हैं संघर्ष अनिरंतर प्रक्रिया है क्योंकि संघर्ष निरंतर नहीं चलता बल्कि रुक-रुक कर चलता है। इसका कारण यह है कि संघर्ष के लिए शक्ति और अन्य साधन जुटाने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप किसी कंट्री के साथ युद्ध कर रहे हो, तो आप एक टाइम पे ऐसा आएगा ना कि आपकी मिसाइल्स, गोला-बारूद, आपकी फ़ोर्स, सैनिक सब में कमी आती जाएगी। लगातार आप दूसरे पे अटैक कर रहे हो, सामने वाला आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो शक्ति और साधन की कमी हो सकती है और वो जुटाने पड़ते हैं, इसलिए लगातार आप संघर्ष नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति या समूह सदैव संघर्ष नहीं कर सकता और यहाँ पे लिखा हुआ है निरंतर, तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर कि ये संघर्ष की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है, तो यह कहलाता है नृजाति केंद्रवाद, जिसे इंग्लिश में एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एकदम अच्छे से याद रखना। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है नृजाति केंद्रवाद और इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन अपनी संस्कृति को और सभी संस्कृतियों से सबसे श्रेष्ठ मानता है। नृजाति केंद्रवाद सांस्कृतिक सापेक्षवाद से जुड़ी हुई अवधारणा है। हमारे भीतर दूसरों की संस्कृतियों का मूल्यांकन अपने हिसाब से करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरे शब्दों में हम जिन मानकों और मानदंडों से अवगत हैं, उनके चश्मे में हम किसी दूसरी संस्कृति के लोगों की व्यवहार प्रणाली के महत्व पर टीका टिप्पणी करने और उनका मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का ये नेचर होता है कि वे दूसरे की संस्कृति, दूसरे की वेशभूषा, खान पान, हर एक चीज़ का मूल्यांकन करते हैं और वो मूल्यांकन कैसे करते हैं? अपने हिसाब से करते हैं। अपने हिसाब से का तात्पर्य क्या है? मतलब आपको जिस चीज़ों के बारे में पता है, जिन मूल्यों और मानकों के बारे में आप अवगत हो, उनको आधार बना के आप उनसे तुलना करते हो कि अच्छा ये चीज़ें इसके में सही हैं या नहीं है, अच्छा मेरे में ये चीज़ें हैं इसके में है या नहीं है, ये ये तो कमी है मेरे में नहीं है तो इसका मतलब इसके में भी नहीं होना चाहिए, अगर इसके में है तो ये गलतियाँ हैं। तो ये जो मानक हैं या स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने सेट रखे हैं अपने माइंड में, उसी से दूसरों को देखते हो, यानी अपने चश्मे से आप जब दूसरों को देखते हो और उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते हो, और वो टीका टिप्पणी मेनली ये होती है बताना कि आपका कल्चर उतना अच्छा नहीं है जितना मेरा, अर्थात मेरा कल्चर ज़्यादा श्रेष्ठ है, वो चीज़ कहलाती है आपकी नृजाति केंद्रवाद। और इससे ही जुड़ी हुई अवधारणा सांस्कृतिक सापेक्षवाद, जो ये कहता है कि आप किसी को जज मत करो, किसी भी संस्कृति में अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी हैं वो उनकी हैं, उसमें सही गलत का निर्णय ना करो, वो उनके हिसाब से, उनके माहौल, उनके हर एक चीज़ को देखते हुए बनाई गई हैं। तो बस जो जैसी हैं, उस संस्कृति के होने का अर्थ क्या है, वो किस हिसाब से बनाई गई, उन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। जबकि आप जब बात करते हो नृजातीयता की, तो इसका तात्पर्य होता है एथनिसिटी या एथनिक, आपने वर्ड सुना होगा। तो एथनिसिटी का तात्पर्य क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को किसी समूह का सदस्य मानता है और उससे जुड़ाव की भावना रखता है, अपनत्व की भावना रखता है, तो उस चीज़ को आप बोलते हो नृजातीयता। यहाँ पे आप उच्च नीच श्रेष्ठ या हीन इस तरह की भावना नहीं दिखा रहे हो। नृजातीयता सिर्फ ये है कि आप किस समूह से जुड़े हो, किस समूह से आप संबंधित हो, उसके सदस्य हो और उससे जुड़े हुए होने पे आप अपनत्व की भावना महसूस करते हो। फॉर एग्जाम्पल पंजाबी एथनिसिटी के लोग, बंगाली एथनिसिटी के लोग, एशियन एथनिसिटी के लोग, ईस्ट एशियन एथनिसिटी के लोग, वेस्टर्न एथनिसिटी के, ब्रिटिश एथनिसिटी, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इस समूह के आप सदस्य हो, उससे जुड़ा होने की भावना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाएं, जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता को चिन्हित किया गया है किसके द्वारा? एल.एच. मॉर्गन द्वारा। इन्होंने फैमिली के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है और इनका मानना था कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो 3 स्टेजेस से होके
आज यहाँ पे पहुँची है। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो वो कौन सी अवस्था थी? जंगली, यानी आदिमानव काल, जंगलों में रहना, कंदमूल खाना, बिल्कुल उन्हें तौर तरीके नहीं पता थे, गुफाओं में रहते थे। वहाँ पे कोई नियम, कोई कानून नहीं, किसी भी चीज़ के रूल्स रेगुलेशन नहीं होते थे, बस जीवन यापन करना होता था। उससे सेकंड अवस्था है बर्बर अवस्था, थोड़ी सुधार हुई। फिर उसके बाद जाके आपकी आई सभ्यता, अर्थात थर्ड स्टेज में पहुँचते पहुँचते जाके मानव का ये जो सामान्य सा दिखने वाला समाज है, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ सही तरीके से दिखती हुई नज़र आती है, नियम होते हैं, रूल्स के हिसाब से लोग काम करते हैं, काफ़ी चीज़ें डेवलप्ड हुई हैं। इसके बारे में किसने बात करी थी? एल.एच. मॉर्गन ने बात करी थी। तथा प्रत्येक स्तर को निम्न, मध्य और उच्च स्तरों में बाँटा है, अर्थात ये जो जंगलीपन है इसमें भी निम्न, मध्य, उच्च स्तर आएँगे, बर्बरता में भी निम्न, मध्य, उच्च स्तर आएँगे, सभ्यता में भी निम्न, मध्य, उच्च स्तर आएँगे। तो सबसे पहले 3 स्टेज हैं, फिर उन तीनों में भी 3-3 स्तर हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक अन्याय का, सामाजिक असमानताओं का या सामाजिक विघटन का। तो इसका आंसर है सामाजिक असमानताओं का, क्योंकि जब भी आप स्तरीकरण का अध्ययन करते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि स्तरों में समाज का अगर विभाजन हुआ है तो किस आधार पे हुआ है? असमानताओं के आधार पे। अब चाहे वो एक्चुअल में हो, चाहे लोगों ने बना दी हो, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंसेस हो जाएंगे कि ये अच्छा है या ये बुरा है, या उच्च है या निम्न है, ये ज़्यादा बुद्धि का है, ये कम बुद्धि का है। इसके बारे में हमने बात करी थी सामाजिक स्तरीकरण वाले वीडियो में। तो सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन सामाजिक समस्याओं या अन्यायों या विघटन के बारे में नहीं होता है, वो होता है सामाजिक असमानताओं का। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या को आय, व्यवसाय, संपत्ति, जाति, धर्म, शिक्षा, प्रजाति, पदों के आधार पर निम्न एवं उच्च श्रेणियों में विभाजित करता है। प्रत्येक विभाजन एक परत के समान होता है और ये सभी परत जब उच्चता निम्नता के क्रम में रखी जाती है तो सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जानी जाती है। अर्थात हायरार्की जब आपको देखने को मिले उच्च से निम्न, या एक ये निम्न है उससे ऊंचा है उससे ऊंचा उच्च, स्टेप बाय स्टेप सबके स्थान डिसाइडेड हों, तो वो क्या कहलाती है? सामाजिक स्तरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो समूह घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं द्वितीयक समूह। समूह के प्रकार, इन सब के बारे में हमने बात करी थी। प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बारे में C.H. कूले ने बात करी थी। संदर्भ समूह के बारे में मार्टन ने बताया था। और संदर्भ समूह ऐसा समूह होता है जहाँ पे आप जाना चाहते हो। प्राथमिक समूह या अंतः समूह वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग वाले रिलेशन होते हैं, क्लोज रिलेशन वाले होते हैं। हालांकि अंतः समूह, बाह्य समूह का टाइप किसने बताया है इसके बारे में आप कमेंट करके बताना। और प्राथमिक और द्वितीयक समूह तो हमने बात कर ली, C.H. कूले ने बताए थे। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो समूह घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करते हैं वे द्वितीयक समूह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त काम्टे ने विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप से किया, इनमें से कौन सा एक सही है? हायरार्की ऑफ साइंस में हमने बात करी थी कि साइंसों को एक निश्चित क्रम में अगस्त काम्टे ने रखा है, जो सरल से जटिल और निर्भरता के क्रम में होते हैं। तो उसमें सबसे ऊपर उन्होंने रखा है सोशियोलॉजी को और सबसे स्टार्टिंग में रखा है उन्होंने गणित को। तो पहले तो आप देख लो, गणित तो सब में है, फिर दूसरे में है नक्षत्र विज्ञान, फिर भौतिक रसायन और जीव आ गया, लास्ट में समाजशास्त्र। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्रम याद रखने हैं इन साइंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लघु समुदाय की अवधारणा का निम्नलिखित में प्रमुख विचारक कौन है? तो लघु समुदाय के बारे में, लिटिल कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड। आपने चाणकोन नामक ग्राम के अध्ययन के आधार पर लघु समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की थी। द लिटिल कम्युनिटी नामक अपनी पुस्तक में इसका विस्तार से उल्लेख किया है। तो अगर क्वेश्चन आता है द लिटिल कम्युनिटी किसकी बुक है, वो भी आंसर होगा रॉबर्ट रेडफील्ड। और अगर पूछा जाता है लघु समुदाय या लिटिल कम्युनिटी की कॉन्सेप्ट किसने दी है, तो भी आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के समाजशास्त्रियों के साथ सुमेलित करना है। तो प्राथमिक समूह किसने दिया है? C.H. कूले ने। और अंत समूह, बाह्य समूह समनर ने। संदर्भ समूह के बारे में बात करी है R.K. मर्टन ने। और सांख्यिकीय समूह के बारे में बात करी है बीरिस्टेड ने। तो देखो मैच कर लेते हैं, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का 1, डी का 3। आई थिंक ऑप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट
यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो। प्राथमिक समूह CH कूले का है, सांख्यिकी बीर स्टीड, संदर्भ समूह R के मर्टन, अंत समूह बाह्य समूह GW। हालांकि आंसर सेकंड का भी मैच सही ही है, तो इसमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी, प्रिंटिंग में या तो प्रॉब्लम होगी, बट हाँ ये करेक्ट मिलान है, तो आप याद रख लो। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।